हेलो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल। ओके। तो मेरा फैक्टराइजेशन के बाद का ये अगला वीडियो है। और आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी और भी हमारे वीडियोस फैक्टराइजेशन के टॉपिक पे आएंगे। तो बट रैंडमली मैं बीच में ये वीडियो डाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का, बिकॉज क्लास 10th के स्टूडेंट्स की काफी डिमांड है कि सर इलेक्ट्रिक करंट के हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। और बिकॉज अभी आपके एग्जाम एकदम पास में आ ही रहे हैं, ये हमारा दिसंबर का महीना चल रहा है ना, फरवरी में यू हैव योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ कि नया सब्जेक्ट है, नया सॉरी चैप्टर, तो बहुत इजी है। और इसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। और पार्ट्स में रहेगा ये वीडियो जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज नोट्स भी बनवा दूंगा और उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और साथ ही साथ हम जो बीच के एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी इस पूरी वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते रहिए, अलग अलग पार्ट्स आएंगे। एक कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखते रहिए। पहले मैं सबसे पहले मैं क्या कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ ये समझ लीजिए कि जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, तो उन हेडिंग्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बोर्ड्स पे उसके नोट्स लिख दूंगा और नोट्स लिखने के बाद एक एक जो पॉइंटर है उसका, उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं। समझने की चिंता मत करिएगा, एक बार उस टॉपिक के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको एक एक करके टॉपिक समझा भी दूंगा, ताकि आपकी दोनों चीजें पैरेलल चलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है आपकी जो बुक में दे रखा है दैट इज 12.1 इलेक्ट्रिक सर करंट एंड सर्किट। जिसमें हम करंट और सर्किट की बात करेंगे तो बेटा पहला पॉइंट लिख लो इसमें, अ कंटिन्यूअस अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path of an electric current is called an electric circuit। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको, साथ ही साथ आप मेरे साथ लिखते भी चलो, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमें जो इस चैप्टर में इस टॉपिक का पहला है वो ये बताया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे तो इट इज ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटीन्यूअस और क्लोज पाथ का क्या मतलब होता है? जैसे मैं अपने दोनों हाथ ऐसे फैला के खड़ा हो जाऊं तो क्या ये कंटीन्यूअस और क्लोज है? नहीं है, क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आके खत्म है, इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होगा, है ना। मगर यदि मैं दोनों हाथ ऐसे करूं तो नाउ इट इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, है ना। सपोज ये कोई बैटरी है ना, और इससे मेरे को पावर सप्लाई हो रहा है, तो पावर सप्लाई सपोज इस एंड से आ रहा है, तो ये यहाँ से कंटिन्यूअस मेरे बॉडी से फ्लो होता होगा और वापस ये लौट के यहाँ पे आ जाएगा। तो इट इज नाउ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पाथ जो कंटिन्यूअस है यानी उसकी कंटिन्यूटी टूट नहीं रही है, वो लगातार चला जा रहा है और क्लोज्ड है। कई बार क्या होता है, कंटिन्यूअस हमें दिखता तो है बट क्लोज नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्किट। ठीक है, सर्किट के बारे में क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, काफी सारे डायग्राम भी बनाए होंगे, बट कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना लेते हैं। सपोज एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक वायर है, ठीक है। फिर बहुत इजी सर्किट डायग्राम, सबसे इजी सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूं। एक आपके पास सेल और आखिरी में एक की है, राइट। ये रेजिस्टेंस है, ये आपके पास सेल है, इसको वी से या ई से आप शो कर सकते हो, और ये की है। तो ये क्या एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि की इज ओपन राइट नाउ। यदि मैं इस की को यहाँ पे ओपन की जगह में टच कर दूंगा इससे, तो नाउ इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। यदि करंट यहां से जा रही है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ या फिर सर्किट। तो एक सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक रेजिस्टेंस होता है जो एक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है। एक वायर होता है, एक सेल या बैटरी होती है, और एक की होती है जिससे हम उस सर्किट को क्लोज या ओपन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट आपके नोट्स का कि क्लोज्ड सर्किट क्या होता है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर सेकंड पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की आपकी जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल भी पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मेरे नोट से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द amount of charge flowing through a particular area in unit time. It is the rate of flow of इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो सकती है। सबसे सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मगर इशू क्या है ना, आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 10th का बोर्ड है, आप ये 12th में भी पढ़ोगे, 11th में भी पढ़ोगे, साइंस से भी लोगे, तो वहाँ कुछ अलग टाइप की आपको लैंग्वेज यूज होगी। मगर बोर्ड एग्जाम में क्या है ना, आपको जो आपकी बुक में लैंग्वेज दे रखी है उसे यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपकी एनसीईआरटी से ही ये लाइंस आपकी डेफिनेशंस उठा रहा हूँ और आपके लिए बहुत इजी बना दिया है कि आप सीधा सीधा इनको लिख पाओ। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। अब पर्टिकुलर एरिया मतलब, भाई एरिया मतलब कोई भी आपने चीज ले रखी है, सपोज आपने एक कॉपर की प्लेट ले ली, तो उस कॉपर की प्लेट से कितना निकल रहा है, उसके पूरे एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट ऐसा तो है नहीं कि केवल कोने कोने पे बहेगा, करंट तो एंटायर एरिया में बहता है। यदि आपने किसी स्विच में गलती से हाथ डाल दिया तो आपके पूरे एंटायर बॉडी से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल सरफेस सरफेस से निकल गया, नॉट लाइक दैट। इसलिए पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं, पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट। अब यूनिट टाइम क्या लेते हैं, जो सबसे छोटी हो, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है टाइम की, दैट इज 1 सेकेंड। तो यूनिट टाइम आप 1 सेकेंड भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी अदर टर्म में इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो यानी किस दर से, है ना, किस दर से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे सर्किट में बह रहा है। ओके, तो इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, गॉट इट। तो ये दो पॉइंट अभी तक हमने कवर करे, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे, नोट्स के इसी टॉपिक का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें बोलता है, हमारी बुक में दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट was considered to be flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो बेटा, जब पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, सॉरी मैं सामने से हट जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, आपके पास तो ऑप्शन है, जब चाहे तब मुझे खड़ा कर दो, तब चाहे तब चला, है ना? तो आप लोग लिख सकते हैं आराम से, बट समझना भी जरूरी है।
देखिए पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिक करंट का पहले डेवलपमेंट हुआ, जब उसकी खोज की गई, तो ऐसा माना जाता था कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नोन नहीं थे, है ना। ये तो हमें बाद में मालूम चला कि जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मगर पहले क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन के वजह से नहीं, बल्कि वो पॉजिटिवली कोई चार्ज है या कोई पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इसलिए जो आज भी हम कन्वेंशनली डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो उसी कन्वेंशन को हम डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस was taken to be the direction of electric current, कि जिस दिशा में हमारे पॉजिटिव चार्जेस बहेंगे उसी दिशा में हम फ्लो ऑफ करंट को मानते थे, और यही चली आ रही है। ये जो कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन को आज तक माना जाता है, और जो करंट की डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सर्किट में देख लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज हम यही लेते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट है। आप यदि इसको लिखना ना चाहो, मान लो किसी को लग रहा है कि अरे सर इतना सारा लिखना है, वैसे तो लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, मगर यदि लिखना ना चाहो तो एनसीईआरटी की बुक उठा लो, एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज आपको मिलेंगे, उन्हें हाईलाइट करो, ओके, और हाईलाइट करके आप उनको मार्क कर सकते हो। अब हम हमारे चलेंगे तीसरे नोट पे। थर्ड जो पॉइंट हमें इस टॉपिक से मिलता है, आई होप आपने लिख लिया होगा, वरना जहां मैंने लिखा है उसको पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट हमें मिलता है आगे इसी टॉपिक का नोट्स, वो कहता है फोर्थ पॉइंट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of the flow of electrons which are negatively charged। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बाद में जैसे मैंने पहले बोला कि पहले ये माना जाता था कि भैया पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में बह रहा है करंट भी वहीं बह रही है, और आज तक हम उसी डायरेक्शन में करंट को मानते हैं। तो बाय कन्वेंशन वो चला आ रहा है, कुछ चीजें होती है ना जो चली आ रही तो चली आ रही है ना। जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल दिया गया, और उन्होंने ये बोला साइंटिस्ट ने फिर कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के बहने की या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होती है। बात तो ये की इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां से कहां बह रहा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो उसको बस बदल दिया गया, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि पहले वाले गलत थे या बाद में वाले सही, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलने का तरीका अलग है। पहले वाले ये बोलते थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, वो भी सही थे। और ये क्या बोल रहे हैं कि इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमारी करंट कहां जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो यहाँ छोटा सा अपने मन से नोट बना लें। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट always from positive to negative or opposite to flow of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक मार्क, वन मार्क के क्वेश्चन में आपको आएंगे, आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ, है ना, या फिर आपको एक डायग्राम बना के दे देंगे और उसमें पूछेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे इसी टॉपिक के नेक्स्ट पेज
नोट्स बनेगा, जो अगला पॉइंट बनेगा, जो पॉइंटर बनेगा, वो क्या बनेगा? इफ a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then करंट, करंट को शो करते हैं कैपिटल आई से, करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके देखो, ये फिजिक्स का टॉपिक है और फिजिक्स बिना मैथ्स के तो चलती नहीं है। जो जो आप फिजिक्स में चीजें पढ़ते हो उसको हमें मैथमेटिकली प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है। तो अभी तो इस साल तो आपको काफी इजी डेरिवेशन है, 11 से थोड़ी सी इनकी रफ्तार बढ़ेगी। क्या बोल रहा है वो? इफ अ नेट चार्ज क्यू, नेट चार्ज मतलब क्या? नेट चार्ज का मतलब हुआ कि कितना आया और कितना गया, उन दोनों का डिफरेंस। ओके, कमिंग चार्ज एंड आउटगोइंग चार्ज का डिफरेंस। तो नेट चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी क्रॉस सेक्शन क्या है? तो क्रॉस सेक्शन में बता देता हूं। मान लीजिए एक ये वायर है, ये एक वायर है, तो ये जो एरिया है ये वाला, जिसमें से करंट बह रहा है, भाई करंट पूरे में से बह रहा है ना, ये वाले एरिया, ऐसा तो है नहीं कि केवल सरफेस पे से जा रहा है। ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? यहीं से आ रहा है और यहां जा रहा है, यदि ऐसा हमने फ्लो करवाया है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस, जहां से करंट क्रॉस हो रही है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्टर होना जरूरी। पता चला आपने रबड़ में डाल दिया, इस पेन में डाल दिया, अब आपके रोजर आ ही नहीं रहा करंट, अमीटर तो हमें कोई रीडिंग दिखा ही नहीं रहा। अरे भाई ये इट इज एन इंसुलेटर है ना, इसमें से करंट नहीं बहेगा। तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज को फ्लो करना है, और किसके क्रॉस सेक्शन एरिया में? किसी कंडक्टर के। रबड़ का वायर मत ले लेना, नहीं तो पता चला कि आप रबड़ का वायर ले लें और वो रबड़ के वायर से करंट फ्लो कर रहा है, नहीं। तो कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द करंट। कुछ एक्सेप्शन है, वो आप पढ़ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। ओके, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, है ना। अब टाइम को करना निश्चित आपको जरूरी है। ऐसा नहीं सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए और ये कर रहे कि इतना करोगे। अरे भाई करंट तो जब तक करोगे तो हो जाएगा। आपको एक यूनिट टाइम लेना पड़ेगा, इन 1 मिनट, इन 1 सेकेंड, इन 5 मिनट, कि 5 मिनट में इतना करंट फ्लो हो गया, है ना, इतना चार्ज फ्लो हो गया। तो आपको टाइम को निश्चित करना पड़ेगा। तो यूनिट टाइम हमने लिया है, ये यूनिट टाइम अपनी कन्वीनियंस से हम कुछ भी ले सकते हैं, जनरली 1 सेकेंड लिया जाता है। देन करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, तो करंट कैसे देते हैं हम? I इक्वल टू Q अपॉन T। क्यों क्यों लिखा ये मैंने? आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़ो। दूसरे पॉइंट में हमने बोला है कि करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब किसी भी चीज का रेट निकालना, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कितनी स्पीड है, तो आप क्या बोलोगे? 5 किलोमीटर पर आवर। यानी आप किससे डिवाइड कर रहे हो? टाइम से। तो हमें किसी भी चीज का जब रेट निकालना होता है तो हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। इसलिए इस डेफिनेशन का, सॉरी, इस डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल हमें फॉर्मूला मिलेगा कि करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग चार्ज, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम। तो हमारी जो सेकंड पॉइंट है उसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखा दिया यहाँ पे कि I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका हम लिखते हैं 6 पॉइंट। देखिए आपको पूरा चैप्टर ऐसे ही ना पॉइंट वाइज पॉइंट में याद करवा दूंगा, है ना, बहुत इजी है।
बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डे टू डे वाली इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखते जाइए, आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, जितना लिखेंगे याद होता जाएगा। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is coulomb, denoted by capital C, and 1 coulomb equal to 6 into 10 to the power 18 electrons. ओके, तो ये अगला पॉइंट हो गया हमारा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है, जो ऐसा ही हम चार्ज की बात कर रहे हैं, क्यू की, करंट की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज गिवन एज कूलम। अब सर कूलम, अरे भाई ऐसा ही सिस्टम है, पहले ऐसा ही सिस्टम में क्या होता था कि जो वैज्ञानिक जिस चीज की खोज करता था उसके नाम से रख दिया जाता था। तो चार्ज की जो खोज करी थी या जो डिफाइन करा गया था वो हमें किसने दिया था, कूलम साहब ने, है ना। कूलम के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, है ना, कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हम वहां पढ़ेंगे। तो कूलम साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी काम करा, तो उनके रिस्पेक्ट में हमने इसकी यूनिट, हमने नहीं ऐसा ही सिस्टम ने इसकी यूनिट कितनी रखी है, 1 कूलम। और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। ये आप बना लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, 7 पॉइंट, द इलेक्ट्रिक करंट is expressed by a unit called एम्पियर, और इसका सिंबल होता है ए, ठीक है। नेम, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि किसके नाम पे रखा गया है, नेम्ड आफ्टर एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, तो एंड्रे मैरी एम्पियर एक साइंटिस्ट हुए, उनके नाम पे हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो रखी है, एंड दैट इज नोन एज एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनमें बहुत कुछ समझाने लायक है नहीं कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, आप आराम से लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जिन्होंने भी नहीं लिख पा रहे हैं तो मेरा वीडियो पॉज कर लें, वैसे तो मैं आराम से आप लोगों की स्पीड में लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ देख सकते हैं बोलते समय। बाकी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप मेरा वीडियो पॉज करके और वहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, जहां पे भी आपको पूरा बोर्ड विजिबल है वहां पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो नोट्स या नोट्स पॉइंट बन सकता है, पॉइंट बन सकता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is defined as flow of 1 coulomb of charge in 1 second। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T। यदि यहाँ पे मैं इस Q इक्वल टू ले लूं 1 कूलम और T इक्वल टू ले लूं 1 सेकेंड, तो मुझे I क्या मिलेगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, 1 1 1 ही होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, या I इक्वल टू एम्पियर, ये कूलम पर सेकेंड। इसकी एक और अनदर यूनिट हमें क्या मिल गई, अनदर यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड और कूलम सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो ये एक और यूनिट आ गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करिए और उसकी एक और यूनिट
बताइए। तो ये कूलम पर सेकंड, यहां से हमारी यूनिट निकल के आएगी। तो यूनिट का डेरिवेशन भी आपने सीख लिया। अब जो लास्ट पॉइंट बन रहा है इस टॉपिक से, उसके बाद हमारा ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, है ना, जैसे एनसीईआरटी के आपके 12.1 12.2 एक एक टॉपिक पे हम लेते हुए आएंगे। तो अगला जो हमारा बन रहा है 9, द इलेक्ट्रिक करंट flows in the circuit from positive to negative terminal of the cell। ठीक है, थ्रू अ रेजिस्टर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट बहती है वो कहां से कहां बहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑलवेज। ये मैं आपको पहले ही डायग्राम से समझा चुका हूं। तो नोट्स हमारे इस टॉपिक के 12.1 के खत्म हो गए, है ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, राइट, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी एसआई यूनिट के बारे में हमने जाना, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जाना। हमने फिर ये पढ़ा कि उसकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। और क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी। एक और हमने उसकी यूनिट सीखी कूलम पर सेकंड। और फिर हमने डायरेक्शन निकालना सीखा। अब आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, है ना। इस टॉपिक को पूरा हम इस वीडियो में खत्म करेंगे, राइट। फिर अगला वीडियो हम अगले टॉपिक पे लेके आएंगे ताकि आपकी भी तैयारी, आप इसको एक एक वीडियो वाइज याद भी कर सकते हैं, नोट्स बना के याद करते जाइए, राइट। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 12.1। एग्जाम्पल 12.1, एग्जाम्पल में लिख नहीं रहा हूं, पढ़ के आपको सुना रहा हूं, बुक आपके पास होगी उसमें से आप देख सकते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Okay, find the amount of electric charge that flows through the circuit. Okay, तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। हमें क्या गिवन है, करंट, करंट यानी आई, आई इक्वल टू हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड्स। ओके, 600 सेकेंड्स। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमें निकालना है, बहुत इजी है ना। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट I इक्वल टू Q अपॉन T, राइट। I हमें कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, 0.5, Q हमें निकालना है, T हमें दे रखा है 600। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 इंटू 600। अब कई बच्चों को, है ना, कोरोना के बाद दिक्कतें हुई हैं, कई बच्चों को डेसिमल सॉल्व करना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, हम वो भी सीख लेंगे, डरने की कोई इश्यू नहीं है। अब 0.5 इंटू 600 करना है बेटा, तो आप क्या करो, ये पॉइंट हटा दो, है ना। जैसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर, तो एक नीचे 0 आ जाएगा। बहुत बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ पिछले 2 साल बड़े टफ गए कोरोना के, तो कई बच्चों को प्रैक्टिस छूट गई, तो मैं सॉल्व करना भी सिखा रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक 0। अब हम एक 0 से एक 0 कट कर देंगे, अब नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर ऊपर की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। कटिंग कहाँ होती है, कटिंग होती है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की ऑलवेज, है ना, ऊपर नीचे के नंबर को काटना। और 5 इंटू 60 आप कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 300। और हम चार्ज को काय में लाते हैं, लो, हम क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लोज थ्रू सर्किट is 300। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम का आंसर
आपको पूरा डिस्क्राइब करके ही लिखना है, ठीक है। अब इसमें आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, उसका मैंने आंसर लिखवा दिया है। दूसरा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, वी हैव डिस्कस्ड दैट आल्सो। तीसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो हमने तीनों ही चीजें डिस्कस कर ली हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन की हैं, जो एग्जांपल दिया है वो भी डिस्कस कर लिया है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग 12.2 जो टॉपिक है उसके नोट्स लिखेंगे, उसको समझेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।